नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों, गोट फार्मिंग के एक बहुत बेहतरीन फार्म पे आज हम आए हुए हैं और सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी चीज़ें मैं न बताते हुए इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर आपका, क्या परिचय होगा? मेरा नाम अजीत है जी सर। और ये फॉर्म जो है करीब बनारस से 12 किलोमीटर आगे, सारनाथ से आगे 12 किलोमीटर मुनारी में स्थित है। और इसमें हम लोग अभी गुड फार्मिंग से काम शुरू कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ हम लोग धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। जी अजीत सर, हम लोग वीडियो को थोड़ा सा और अब धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे। इससे पहले लोग फार्म के अंदर एंट्री कर लेते हैं। जैसे ही आप आते हैं एंट्री में, तो सबसे पहले अगर फार्म के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जाए तो बहुत महंगा साइड होगा, इसमें कोई नो डाउट। मगर दो स्टेप में आप फार्म को बनाए हैं। नीचे कुछ जगह छोड़े हैं और इसके ऊपर बनाए हैं फार्म, ज़मीन से बहुत ऊपर। जी, इसका क्या कंसेप्ट है? फॉर्म ये थोड़ा सा अभी नया पैटर्न आया है, ये फॉर्म करने का नया स्टाइल मॉडर्न तरीके का। तो इसमें क्या होता है कि गंदगी सारी जो है नीचे चली जाती है, मैगनी सारी नीचे चली जाती है। तो फॉर्म पे गंदगी की समस्या बहुत कम। अब अगर जैसे कि गोट्स होते हैं, गोट जब भी वो मैगनी करती है तो उसमें कई तरह के वर्म्स भी निकलते हैं जो आपके फॉर्म पे होते हैं। अब सारे वर्म्स जो है वो मैगनी से नीचे चले जाते हैं, जैसे कि फॉर्म में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है और बकरियाँ स्वस्थ रहती हैं। तो जिस वजह से एवलेटेड फॉर्म बनाया गया है। चलिए, आपका इतना बड़ा बात पेट देखने के बाद आदमी सोचने में बेबस हो जाता है कि एक तरफ से फार्म धड़ल्ले से खुल रहे हैं जी, बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं जी, और उतना ही स्पीड से फार्म इधर से बंद होते जा रहे हैं जी। और इस दौर में आप इतना बड़ा फार्म, बड़ा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद इस तरीके का व्यवस्था जो कि हाईटेक, उत्तर प्रदेश के गिने चुने फार्मों में फार्म आता है जी। कैसे हिम्मत जुटा पाए? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, बिजनेस व्यापार जो है ये रिस्क पे ही होता है। जी। सबसे पहली बात, ये एक कॉमर्शियल गुड फॉर्म है जहाँ थोड़ा सा रिस्क तो होता ही। दूसरा, जो बंद होने की जहाँ तक की बात है, तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी प्रकार का आपके फॉर्म में कमी हो जाता है, चाहे वो मैनेजमेंट संबंधित हो, चाहे वो फूड संबंधित हो, चाहे वो वैक्सीनेशन संबंधित हो, या फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो आपका फॉर्म पीछे धीमे धीमे जाने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जहाँ आपका उत्साह टूट जाता है और फॉर्म बंद हो जाता है। लेकिन आप अगर इन सब चीज़ों को रोक पाए तो आप निश्चित तौर पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप ही के बातों में एक बात मिली कि फीड मैनेजमेंट कितना रोल रखता है इसमें? फीड मैनेजमेंट देखिए, 3 केंद्रीय बिंदु है जिस पे ये गुड फॉर्म पूरा चलता है। इवन जितना भी लाइव स्टॉक का सिस्टम चलता है, हम लोग केंद्रीय बिंदु चलते चलते बात करेंगे। जी। 3 में जो पहला हम सबसे पहले मानते हैं नस्ल, जी, कि आप किस नस्ल का पालन कर रहे हैं। जी। दूसरा ये होता है कि वैक्सीनेशन, जी। और तीसरा होता है साफ सफाई। फीड जानवरों को इसलिए दिया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहे। फीड जानवरों को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अच्छा दूध दे सके। फीड जानवरों को इसलिए दिया जाता है ताकि जब मातृत्व काल में हो तो बच्चे को आसानी से जो है गर्भ से बाहर निकाल सके। अगर पोषण उनका सही है तो जाहिर सी बात है स्वस्थ भी रहेंगी, बच्चों की मोर्टेलिटी भी कम होगी और आपको किसी भी प्रकार का दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अगर आप फीड को मैनेज कर लेते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अब फीड में अगर मैं देख रहा हूँ तो आपके जो खा रहे हैं पशु, हाँ, इसमें एक क्या फीड है? कुछ दलहनी फसल दिख रही है। ये दलहनी भूसा है जी। फिलहाल जो इसमें रखा गया है जी। ये तो एक तरह का चॉप है, और ये चॉप है मीठी घास का। अच्छा। और इनको दिया जाता है, वैसे दलहनी भूसा दिया जाता है, और 3 दिन 4 दिन पे एक बार जो है थोड़ा सा फीड को चेंज करते हैं। खासतौर पर भूसे में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। मीठी घास का जो है हम भूसा बना के दे देते हैं। अगर आप ग्रीन घास दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन समय चूँकि आउट होता है, धीमे धीमे कटिंग होती है, सूखती है, तो उस हिसाब से है नहीं बन पाता है, तो कभी कभी हम लोग मीठा घास का स्ट्रॉ बनाते हैं। हाँ, चलिए, ये तो बात हो गई फीड सेक्टर की। अगर थोड़ा सा बात ब्रीड की कर लिया जाए तो ब्रीड का इसमें क्या रोल होता है और कौन सी ब्रीड से एक नए फार्मर को या फिर सफल होने के लिए कौन सी ब्रीड होनी ही चाहिए, उससे नीचे की ब्रीड नहीं होनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि आप कंपटीशन को समझिए। कंपटीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देसी बकरी रखते हैं तो आपके फॉर्म के अलावा सराउंडिंग में सब जगह देसी बकरियाँ मिलेंगी। देसी बकरी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि इजीली अवेलेबल है। जो रेट आप दे सकते हैं, हो सकता है आपसे कम रेट में नीचे भी मिल सकता है। दूसरा, अगर ब्रीड आपके पास अच्छा है तो उसमें ये होता है कि आप उसमें एक उचित दाम बकरी का लगा सकते हैं।
कहीं पर भी करना चाहिए। आपके वातावरण में कैसा, आपके मौसम में है उस मौसम में कौन सी बकरियाँ ज़्यादा सक्सेस हैं। दूसरा कि आप ग्रेजिंग करवाने में कितने सक्षम हैं। ग्रेजिंग कराने में अगर सक्षम नहीं है, अगर आपको स्टॉल फीड पे रखना है तो स्टॉल फीड पे कौन कौन सी ब्रीड फल सकती है। ग्रेजिंग कराने में सक्षम है तो ग्रेजिंग कराने में कौन से अच्छी बकरियाँ नस्ल हो सकती हैं, उसका चुनाव आप कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर ऊँची घासी बेल्ट की तरफ अगर देखा जाए तो 2-3 ब्रीड अच्छे तरीके से फल सकती है। जैसे तो तो पहले नंबर पर हम बर्बरी को रखते हैं। पहले नंबर पर बर्बरी को इसलिए रखते हैं सर कि ग्रेजिंग ना के बराबर करवाई तो भी वो सक्सेस। दूसरा, बर्बरी एक ऐसा ब्रीड है जिसको किसी परिचय का मौका नहीं है, लोग आसानी से पहचान लेते हैं और डिमांड इसकी अच्छी है। क्योंकि आप जब भी कॉमर्शियल काम कर रहे हैं तो डिमांड बेस्ड काम कर रहे हैं। और जब डिमांड बेस्ड काम कर रहे हैं तो आप बर्बरी रखिए, कोई एक उच्च नस्ल जिसका वेट और भी अच्छा हो। लेकिन जितनी भी आप वेटेड रखेंगे बकरियां बोर के अलावा तो सब में ग्रेजिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सिरोही हो। सिरोही को भी आपको ग्रेजिंग करवाना ही पड़ता है, तब जाकर उनका अच्छा वेट आता है। अच्छा, स्टॉल फीड पे 100% सिरोही को रखना प्रॉब्लम। और ब्लैक बंगाल भी है, लेकिन ब्लैक बंगाल में 2-3 प्रॉब्लम हमें समझ में आती है। सबसे पहले तो वो अपने बच्चों का पालन खुद स्वयं नहीं कर पाती है। बच्चे वो 2-3-4 दे सकती है, बट उनमें दूध की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे कि उनकी सेल्फ फीडिंग नहीं हो पाती है। दूसरा कि ब्लैक बंगाल में प्रॉफिट उतना नहीं होता जी, क्योंकि एक देसी ब्रीड है और हर जगह मिल जाती है, हर जगह अवेलेबल है। बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है उसमें जी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छे नस्ल का चुनाव करिए जिसमें बार्गेनिंग कम हो और एक उचित दाम में हम अपने कस्टमर को दें। एक्चुअली हम लोग फीड पे बात कर लिए, ब्रीड पे बात कर लिए, थोड़ा सा मेडिसिन पे बात कर लिए जी, कि इसमें मुख्य बीमारियाँ क्या हैं और उनका उपचार क्या है। बिल्कुल, देखिए बीमारियाँ बकरियों को बहुत अलग अलग तरीके से लग सकती हैं, लेकिन उसके पहले जो बीमारी ना आए उसके पहले हम बात कर ले वैक्सीनेशन की जी। अगर आप वैक्सीन प्रॉपर टाइम टू टाइम कर रहे हैं जी, तो आप बीमारियों से बचेंगे। और वैक्सीन नहीं कर रहे हैं तो बीमारी भी आनी है और बकरियों की मोर्टिलिटी भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। उस कंडीशन में आपकी हिम्मत टूट जाएगी। जैसे कि अभी आपने पहले पूछा था कि फार्म क्यों बंद हो रहा है। अगर आप बकरियों का, जैसे सब लोग, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर डिमांड है फिर भी बंद हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम उन कमियों को सही करें, प्रॉपर टाइम में वैक्सीन करें। अगर उन्हें किसी भी बीमारी हो रहा और बीमारी आने से पहले उनके लक्षणों को पहचानें तो आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे मतलब आपके पास बहुत डीप नॉलेज है, ट्रेनिंग वर्निंग भी कराते हैं क्या? देखिए डीप नॉलेज तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो हमेशा सीखने का कार्यक्रम चलता रहता है। हाँ, ट्रेनिंग हम करवाते हैं और ट्रेनिंग में एक साथ हम 40 बच्चों का बैच चलता है और उनको सर्टिफिकेशन देते हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। और उस ट्रेनिंग के माध्यम से हम बकरी को प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं, कैसे पाल सकते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे उसका क्या नाम है मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं उन बकरियों से। तो वो हम चीज़ें हम ट्रेनिंग दिखाते हैं। अगर मैं आपसे एज ए ट्रेनर पूछूं कि ये बताइए सर कि एक कमर्शियल लेवल का फार्म होने के लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कम से कम कितने पशु होने चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मेरा एक बहुत सिंपल इसमें थॉट प्रोसेस है कि आप एक बकरी कितने में बेच सकते हैं। अगर आज के डेट में देखा जाए तो बर्बरी की अगर एवरेज कॉस्ट आप बताइए, एक बर्बरी की एवरेज कॉस्ट कितनी है? आपसे ही पूछ रहे सर, नहीं आप बताइए सर ना। देखिए एक बकरी की एवरेज कॉस्ट हमें लगता है 12,000 रुपये के आसपास की है एवरेज कॉस्ट। अगर पशु अच्छा है उसकी कॉस्ट अलग हो जाती है, कमज़ोर है उसकी कॉस्ट अलग। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो 12,000-13,000 रुपये के आसपास की कॉस्ट होती है। और एक पशु में सालाना अगर खर्चा देखा जाए तो अगर वो देखा जाए तो हमें लगता है कि करीब 7,000-8,000 रुपये के आसपास का सालाना खर्चा है। 12,000 और 7-8,000 में माइनस करते हैं तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर एक कोई किसान भाई हमारा एक महीने में 5 बकरी भी बेच देता है, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात, एक महीने में 5 बकरी तो 5 बकरी को उसके पास मदर यूनिट क्या होना चाहिए?
ये एक सही सवाल है कि एटलीस्ट कम से कम मदर यूनिट 5 बकरी बेचने के लिए कम से कम इसके पास 20 बकरी होनी है। उसके पीछे रीज़न ये है सर कि इनका एक पीरियड होता है, गर्भकाल होता है। आपकी सारी बकरियां एक साथ तो बड़ी नहीं हो जाएगी, आपके पास इतनी मात्रा में बकरियां होनी भी चाहिए और आने वाले समय में संभावना होनी भी चाहिए कि हमारा मतलब इस महीने इतना बकरी आ जाएगा इतना, और उसका फिर एक साल में बकरियां इतनी वजन की हो जाएगी, तभी तो आप बेच पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 5 बकरी बेच के और अगले महीने बेचने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास प्रोडक्शन के रनआउट में रहना चाहिए, एक सर्कल बनना चाहिए, एक सर्किल बनना चाहिए। और सर्किल तभी बन पाएगा जब आपके पास 15-20 जानवर होंगे एटलीस्ट, तभी जाकर एक सर्किल मेंटेन। जैसे सर जैसे कोई फार्मर अगर फार्म करता है तो आपके हिसाब से कम 50 पशु उसके पास होने चाहिए। अगर का कॉमर्शियल कर रहे Commercial हैं तो आप 50 से कम नहीं, तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 50 होने चाहिए। 50 नहीं। और दूसरी चीज़ की जो नस्ल है वो होनी चाहिए जो लोगों से रखते हो, जो आम नस्ल ना हो। मार्केट में बने रहने की बहुत बड़ी बात है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है अगर उधर से अलग है। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि इसका कोई मंडी नहीं, कोई खुला मतलब एक सही मार्केट नहीं, मार्केट खुद से जगह करना कितना टफ है जैसे आज के साथ बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप शहर में बैठे एक मंडी में बैठे हुए हैं और क्या नाम है दुकान खोल लिया है, कोई प्रोडक्ट ले आए हैं और आप पर डे की बेच रहे हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ इनको लाइफ स्टाइल आप जानवरों को रख कर पाल रहे हैं, वो तो मार ये एकाएक डेवलप नहीं होता है। ये धीमे धीमे जैसे जैसे आपको फॉर्म का प्रचार प्रसार होगा वैसे वैसे इसमें से आने से हो जाएगी, ग्रोथ आने से हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल और लोगों का रहता है कि जैसे जब हम अपने पास मदर यूनिट रखते हैं उसमें क्या करें, बच्चे बेचने पर ज़्यादा फोकस करें या फिर बड़े पशु बेचने पर ज़्यादा फोकस करें? एक तो मेरा कॉन्सेप्ट इसमें बहुत क्लियर है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा देश इंडिया जी ये पशु बकरी पालन में विश्व का नंबर 2 संस्था, विश्व का नंबर 2 देश है। और यहीं पर अगर इसकी अगर मांस की बात की जाए तो मांस सप्लायर के रूप में ये विश्व का 15 नंबर का मार्केट है, 15वां नंबर है ये। मतलब समझ रहे हैं आप, विश्व का नंबर 2 ये बकरी पालन में है जहाँ पर बकरियों की जनसंख्या है, और मांस की प्रोडक्टिविटी में ये 15 नंबर। इतना बड़ा गैप इसलिए होता है कि हम अनमेच्योर्ड पशु मार्केट में डाल देते हैं। जिस पशु का वजन 20 किलो या 40 किलो होना चाहिए था उसे 5 किलो 10 किलो में ही बेच देते हैं, तो प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता है। प्रॉफिट तो तभी आएगा जब वो मैच्योर होगा, उसका प्रॉपर दाम लगेगा और वो तभी लग पाएगा जब वो बिल्कुल कम से कम 12 महीने 17 महीने की हो जाएंगी, तभी जाके आप जो है उसमें एक अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर पाएंगे। से और क्या बताना चाहेंगे, जैसे जो नया युवा है इस क्षेत्र में आते हैं, दरअसल क्या होता है कि लोग यूट्यूब के चकाचौंध वाली दुनिया से देख करके वीडियो आते हैं, बिल्कुल, और वहीं आते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, आते हैं पैसा लगा देते हैं, खिलाने के लिए हमको लगता है कि पैसा नहीं बचता है, फार्म बंद करके सामने चले जाते हैं। ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे जो कि यूट्यूब को देख करके सिर्फ फार्म कर लेते हैं? देखिए, सबसे पहले आप प्लानिंग करिए। जी, प्लानिंग आपके पास जो भी अमाउंट है उसको 3 भाग में तोड़िए। अच्छा, कि हमें बिजनेस कैसे करना है। 3 भाग में तोड़ने का मतलब आप एक भाग में तो उसका क्या नाम है शेड का निर्माण करवाएं, दूसरे भाग से जानवर खरीद के, और तीसरे भाग वो है जो कि आपका फूड मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, दवा, ये सब एक भाग में रखें। अगर आप ये सब चीज़ मैनेज करते हैं, आप ऐसा कि पूरा पैसा अपने सेट और नमाने में लगा दिए, आपको पैसा ही नहीं बचा जानवर लाने के लिए, या फिर पूरे पैसे का जानवर ही ले जाए, उसके बाद तरह खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं बचा, तो आप फंस सकते हैं। तो आप अपने पूंजी को सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए इतना, और एटलीस्ट आपके पास 6 महीने 7 महीने का फूड का मैनेजमेंट का पैसा होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, चाहे तौर पर आप इसको आराम से चला सकते हैं। चलिए, आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो छोटे फार्मर है, छोटे स्तर सर से छोटे फार्मर की ही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, जो फ्लोरिंग की है, क्योंकि आपके पास हाईटेक व्यवस्था है, अगर फ्लोरिंग ना करके ज़मीन पे रखना चाहें तो उसके लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो क्या कर सकते हैं? हम करें कि ज़मीन पे रखने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो ये सब कि हम ज़मीन पे रख रहे, लो कॉस्ट।
यही उद्देश्य है। लेकिन लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बकरियों को रिस्क पे डाल दें। जी। हमें कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम मैनेज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम बकरियां हमारी जमीन से 1 बित्ता ऊपर हो सकें। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बाँस का टटिया लगा सकते हैं, छोटी सी चौकी बना सकते हैं, कुछ ऐसा टेम्परेरी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि बकरियां जो है ज़मीन से 1 बित्ता 2 बित्ता ऊपर की तरफ रह सकें। तो क्या दिक्कत होता है सर ज़मीन से तो ज़मीन पे बैठने से बकरियों की? हमने आपको पहले भी इस बात को बताया था कि जो बकरियों की जो मैगनी होती है उसमें अनेक तरह के वर्म्स होते हैं। अब जब बकरियां जमीन पर रहेंगी, उन्हीं वर्म्स के साथ रहेंगी, तो जाहिर तौर पर बात है कि वो उनके पेट में जाएगा किसी न किसी माध्यम से, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य डेवलप नहीं हो पाएगा, अच्छे मतलब अच्छा वेट गेन नहीं कर पाएंगे, बीमार रहेंगी। अगर वही ज़मीन से ऊपर रहेंगी, उनका संबंध उनसे कम रहेगा ज़मीन से, तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरा, बकरी बहुत समझदार प्राणी है। जहाँ गंदगी होगी सर, वो वहाँ पे कोशिश करती है कि नहीं जाए। अच्छा। कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में क्या होता है कि स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। उतना स्पेस मैनेज करना मुश्किल है। आप उस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे बकरी जमीन से 1 बित्ता 1 फुट कुछ ऊपर वो रहे। हाँ चलिए सर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके पास अथाह ज्ञान है इस सेक्टर में, क्योंकि मैं बहुत फार्मरों से मिला हूँ और आपसे बात करने के बाद, और मैं भूल भी रहा हूँ कि आज एक ट्रेनर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज ट्रेनर भी हैं, से ट्रेनिंग देते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे जो नए फार्मर हैं फंस जाते हैं यूट्यूब देखते हैं, उनको मोटी मोटी चीज़ बता दीजिए कि जब पशु खरीदते हो उसमें जैसे सिरोही की क्या पहचान होनी चाहिए, बर्बरी की क्या पहचान होनी चाहिए, 2-3 पहचान बता दीजिए जो हमारे यहाँ टॉप ब्रीड पे चल रही हैं और उनका पहचान थोड़ा उनको आसान। देखिए मेरे पास ये बर्बरी का ब्रीडर है जी, इसका वेट लगभग 45 किलो के आसपास का होगा इस वक्त जी। जैसा कि आप इसकी शरीर से पहचान पा रहे होंगे आसानी से, बहुत आसानी से, इसके शरीर में एक अलग तरह का देखिए स्पॉट बना हुआ है, लाइनिंग बना हुआ है जी। ये हमारा प्योर सिरोही जी। काम देख रहे हैं जी, वो मुंह के साइज का है, लगभग आप देख पा रहे हैं। अब रही बात कि अच्छी बकरी कैसे पहचानें, तो आप इसके बीच में जो कर्व देख रहे हैं जी, ये एक पहचान है जी। बीच में हल्का सा कर्व वाइस है, हाँ, फ्लैट ना हो। हाँ। सेम ये चीज़ एप्लीकेबल होता है बकरी के लिए। अच्छा। और अगर बकरी है, बकरी का बैक साइड जो होता है, जो पुट्ठा होता है, वो बढ़िया मांसर हो, ताकि बच्ची को जन्माते वक्त उनको दिक्कत ना हो। सिरोही आपके सामने है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कितना वेट गेन कर लेती है सर? ये 70 से 80 किलोमीटर बड़े, 70 से 80 किलो बड़े आसानी से हो जाती है। और कितने समय में, अगर सही मैनेजमेंट रहा फीडिंग पे? 17 महीने। 17 महीने में हम ये नॉर्मल डाइट और आपको ऑर्गेनिक डाइट की बात करें, ऑर्गेनिक किसी भी प्रकार का कैल्शियम या किसी भी प्रकार का केमिकल से दूर रख के अगर आप कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल डाइट अगर देखा 17 महीने में ये फुल मैच्योर की तरफ चली जाएगी। अच्छा, इसमें इनके रेट में कोई अंतर आता है ऑर्गेनिक में? बिल्कुल रेट में अंतर आएगा। अगर आप किसी जानवर को बहुत जल्दी बड़ा करना चाह रहे हैं, अनुचित व्यवहार की तरीके से बड़ा करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़े समय के लिए इसमें वेट, उसमें बहुत ज़्यादा वजन आ जाए, लेकिन जितना आप प्रोटीन देंगे, जितना ज़्यादा प्रोटीन अगर दे रहे हैं तो भाई मनुष्य के भी नुकसानदायक, उसी प्रकार जानवर के लिए नुकसान है। कई लोग डालडा वालडा का यूज़ कर लेते हैं वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन भाई ये सही नहीं है। हाँ हाँ, उधर जी जी जो हमारे दर्शक हैं बड़े चाव से देख रहे हैं। हाँ, ये सिरोही का हमारा ब्लॉक है, जिसमें कि हमारी सिरोही बकरियाँ हैं और बुजुर्ग बकरियाँ हैं। ये हमारा बरबरा का जो है बरबरा। अब देखिए बरबरा अगर आप देख पा रहे होंगे, तो आप देखिए ब्राउन स्पॉटेड में बरबरा है, इसके पीठ में ऐसी कलर बना हुआ है। अगर इसका पेट देखें, पेट बढ़िया से, जो बर्बरी बकरी की जो पेट होता है थोड़ा सा जो है वो बाहर की तरफ होता है, फैला होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। स्पॉट देख पा रहे हैं इसके शरीर पे, ये प्योर हमारा जो है बरबरा में। कान, इसके कान भी बहुत डिपेंड करता है, बर्बरी के कान थोड़े से खड़े होते हैं नॉर्मल बकरी के मुकाबले।
अच्छा, एक चीज़ हम आपके फार्म पे देख रहे हैं कि जो आपका ब्रीडर है वो बहुत सिक्योर है, एक उसके अलग केज में उसको आप रखें, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? सर ये इनब्रीडिंग से बचाने का तरीका है। अच्छा। आपके फार्म में कई ढेर सारी बकरियाँ हैं जो हिट करें, कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे नस्ल का बकरा किसी दूसरे नस्ल की बकरी के साथ क्रॉस कर जाए तो अच्छा जनरेशन नहीं आएगा, क्रॉस ब्रीड जाए। दूसरा हमें ये समझना पड़ेगा कि मदर कौन है, उसका बच्चा कौन है। अगर उसका बच्चा है तो उसी के फादर से क्रॉस नहीं होना चाहिए। इन ब्रीडिंग का सिस्टम है, उनको बचाने के लिए सब चीज़ें किया जाता है। और हीट को बचाने के लिए क्या होता है कि हम लोग सुबह में इसको जब नीचे उतारते हैं इस फॉर्म से, तो उस वक्त हम लोग चिन्हित करते हैं कौन सी बकरियाँ हीट पे हैं। क्या पहचान होता है इधर इसका? हीट पे जब आती तो बकरियां जो है स्वयं जो है बकरों के पास जाने की कोशिश करती है। सबसे पहला पहचान। और बकरा आपका इतना खुद स्मार्ट होता है कि वो स्मेल करके ये पहचान लेता है कि ये बकरी हीट पे है और हमें इसके साथ क्रॉस करना चाहिए। और सर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लगभग आप खा जाए तो पूरा ट्रेनिंग हम खत्म कर देंगे, बात करते करते बहुत समय हो जाएगा जी। तो और वीडियो के लिए मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ। हाँ। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और सर आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? थोड़ा अपना कॉन्टेक्ट नंबर और किसी भी तरीका का जो सहयोग चाहे व्यक्ति तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी वीडियो में नीचे आ रहा है इस वक्त जी। और वहाँ पे वो कॉल करके हमारे फॉर्म तक आ सकता है जी। और वैसे SG फार्मिंग गूगल मैप पे डालेगा वो वहाँ से भी क्या नाम है हमारे टच में आ सकता है। जी। और कोई फार्मर जैसे एक बकरी रखा हो, 2 बकरी रखा हो, 4 बकरी रखा हो, अगर आपसे सहयोग चाहे मेडिसिन सहयोग जानकारी के तौर पे तो फ़ोन रिसीव करते हैं आप हमेशा। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।